नमस्कार साथियों, मैं मकरंद ध्वज तिवारी, संस्थापक सदस्य, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच व समूह संपादक, प्रेरणा दर्पण मीडिया नेटवर्क। प्रेरणा काव्य मैराथन के लिए सांस्कृतिक भाषा के रूप में हिंदी के विषय पर अपने विचार श्री डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के लेख के आधार पर आप सभी के सम्मुख रख रहा हूँ। कृपया इसे सुने, समझे, अच्छा लगने पर अग्रेसित करें, जिससे यह जानकारी अन्यों तक पहुँचे। सांस्कृतिक भाषा के दो अर्थ हो सकते हैं। संसार की कही गई भाषा, संस्कारित भाषा, परिष्कृत भाषा तथा संस्कृति विशेष के व्यापक तत्वों को समाहित करने वाली भाषा। प्रस्तुत संदर्भ में सांस्कृतिक भाषा का दूसरा अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। विगत 100 वर्षों में मुख्यतः स्वतंत्र उत्तर काल में हिंदी भाषा का एकाधिक दृष्टियों में विकास हुआ है। राष्ट्रभाषा के रूप में तो इसके विकास से सभी परिचित हैं, किंतु विशेष प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के कारण आज राजभाषा हिंदी, कामकाजी हिंदी, तकनीकी हिंदी जैसे अनेक शब्द चल पड़े हैं, जो उसके निरंतर विकासमान स्वरूप के परिचायक हैं। हिंदी के सभी रूप उसके मानक रूप के आधार पर निर्मित हुए हैं, जिनसे भाषा की आंतरिक संरचना भी प्रभावित हुई है। देखना यह है कि सांस्कृतिक प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए हिंदी का किस प्रकार प्रयोग हुआ है और इन प्रयोगों ने इसकी संरचना को कहाँ तक प्रभावित किया है। भारतीय संस्कृति के एकाधिक तत्वों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति हिंदी में प्राचीन काल से ही लक्षित होने लगती है। इसी गुण के कारण मध्ययुगीन साधु संतों से उसे सार्वदेशिक रूप प्रदान कर दिया था। ब्रजभाषा गुजरात से लेकर असम तक भारतीय संस्कृति की संवाहिका बनी थी और अवधि कोसल जनपद को लांघकर छत्तीसगढ़ तक फैल गई थी। आधुनिक काल में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा होने पर इसने भी सार्वजनिक होने का प्रयास किया और यह अखिल भारतीय राजकाज की भाषा बन गई। इस समय यह नागर संस्कृति के साथ लोक संस्कृति को भी उजागर करती है। आधुनिक हिंदी लेखन द्वारा खड़ी बोली हिंदी के इस सांस्कृतिक स्वरूप का जो निखार और परिष्कार हुआ है, उसी का यहाँ पर्यवेक्षण किया जा रहा है। सांस्कृतिक रूप में हिंदी के विकास पर दो दृष्टियों से विचार कर सकते हैं। पहली इतिहास की दृष्टि से और दूसरी साहित्यिक रचनाओं की दृष्टि से। इतिहास की दृष्टि से इस विषय पर भारतेंदु काल से विचार करना समीचीन होगा, क्योंकि उसके पूर्व हिंदी गद्य का विकास हो जाने पर भी लेखकों की सांस्कृतिक चेतना उद्भूत नहीं हुई थी। जब भारतेंदु ने सन 1873 में लिखा कि हिंदी नई चाल में ढली, तो उनका तात्पर्य हिंदी की ऐसी सर्वांगीण उन्नति से था जिसके उदाहरण हरिश्चंद्र मैगजीन तथा भारतेंदु ग्रंथावली में मिलते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी मिश्रित हिंदी तथा राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत प्रधान हिंदी को अनुपयुक्त समझकर उन्होंने जनसाधारण की भाषा का पक्ष लिया था। सन 1889 में प्रकाशित कवि वचन सुधा की एक विज्ञप्ति से ज्ञात होता है कि उन्होंने भारत की उन्नति के लिए विविध उपायों में से उच्च स्तरीय कविता के अतिरिक्त लोकगीत रचना पर ध्यान दिया था, जिनसे ग्राम ग्राम तक नव जागृति का संदेश सुनाया जा सके। भारतेंदु मंडल के लेखकों ने इसी उद्देश्य से अनुप्राणित होकर साहित्य रचना करते हुए हिंदी भाषा पर अपने विचार प्रकट किए। प्रताप नारायण मिश्र ने निज देश तथा निज भाषा के लिए तन मन धन न्यौछावर करने की कामना की थी। प्रेमघन ने उर्दू की व्युत्पत्ति देते हुए नागरी हिंदी की प्रशंसा की थी और कचहरी आदि कार्यों के लिए हिंदी को योग्य ठहराया था। ये लेखक चूंकि जनसाधारण को उनकी वास्तविक दशा से परिचित कराना चाहते थे, अतः इस सरल भाषा ही उपयुक्त हो सकती थी। इस स्थिति में हिंदी को सांस्कृतिक भाषा बनने की दिशा में उन्मुख किया।
भाषा राष्ट्रीय चेतना का अनिवार्य अंग होती है। वह मनुष्य के विचारों को ही अभिव्यक्त नहीं करती, बल्कि देश के संगठित रूप का भी बोध कराती है। भारत जैसे बहुजातीय बहुवर्गीय देश में, जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने महामानव समुद्र कहा है, एकमात्र हिंदी ही एकता का प्रतीक हो सकती है। इसे तत्कालिक लेखक समझ गए थे। उनके साथ राष्ट्रीय आंदोलन के पुरस्कर्ता नेताओं ने जब अंग्रेजी का विरोध करते हुए हिंदी का पक्ष लिया और राष्ट्रीय जागरण के लिए हिंदी का शंख फूंका, तो इसके सांस्कृतिक विकास को गति मिलना स्वाभाविक था। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने पर उसकी कार्यवाही बहुत वर्षों तक अंग्रेजी में चलती रही। अदालतों की भाषा उर्दू थी और जैसा किशोरीदास वाजपेयी जी ने लिखा है कि हिंदी में अर्जी देने पर वह फाड़ कर फेंक दी जाती थी। ऐसी स्थिति में पंजाब के लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के शारदा चरण मिश्र, गुजरात के स्वामी दयानंद जैसे विद्वानों ने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ राष्ट्रभाषा के प्रश्न को जोड़कर हिंदी की जो अविस्मरणीय सेवा की, वह भारतीय इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय है। शारदा चरण मिश्र ने हिंदी, बंगला, गुजराती के लेखों को नागरी लिपि में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। उनके एक निबंध से ज्ञात होता है कि वे किस प्रकार हिंदी को राष्ट्रीय सम्मेलन की एकमात्र शक्ति मानते थे। उन्होंने लिखा था कि हिंदी समस्त आर्यावर्त भारत की भाषा है। कलकत्ता की एक लिपि विस्तार परिषद समस्त भारतवर्ष में एक नागरी लिपि के प्रचार करने में तन मन से लगी हुई है। यद्यपि मैं बंगाली हूँ, तथापि मेरे दफ्तर की भाषा हिंदी है। इस वृद्धावस्था में मेरे लिए यह गौरव का दिन होगा जिस दिन हिंदी स्वच्छंदता के साथ बोलने लगूंगा और प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होकर हिंदी में वक्तव्य दूंगा। उसी दिन मेरा जीवन सफल होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ साधु हिंदी में वार्तालाप करूं। 20वीं सदी के पूर्व मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे राष्ट्र नेताओं के अथक प्रयत्नों के द्वारा तथा नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति जैसी अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा हिंदी भाषा का क्षेत्र उत्तरोत्तर व्यापक होता गया। वह कचहरी, शिक्षा, व्यवसाय, दैनिक पत्राचार आदि के लिए निरंतर स्वीकृत होती गई। दूसरी ओर जो हिंदी लेखक राष्ट्रीय आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे, वे उसे आंतरिक रूप से पल्लवित करते रहे। वे मूलतः लेखक थे और व्यवहार से देशभक्त थे। ये लोग उस समय किस प्रकार हिंदी को अखिल भारतीय स्तर पर विकसित करना चाहते थे, वह पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा नीति से स्पष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा परिष्कार का लक्ष्य निर्धारित करते हुए हिंदी के सहज बोलचाल वाले रूप की उपेक्षा की। भाषा को काट छांट कर उन्होंने हिंदी को परिनिष्ठित किया, किंतु यह बात संभवतः बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि उन्होंने विभिन्न भाषा भाषियों को एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी सीखने का परामर्श दिया था। सरस्वती का संपादन ग्रहण करने के कुछ समय पश्चात उन्होंने गुजराती, बंगाली, मराठी आदि भाषा भाषियों से हिंदी अपनाने का आग्रह किया था। द्विवेदी जी के मतानुसार देशव्यापी भाषा के लिए केवल इतना आवश्यक है कि हमारे यहाँ जो भिन्न भिन्न भाषाएं प्रचलित हैं, उनके उत्तम ग्रंथ का प्रतिबिंब देशव्यापी भाषा में उतरना चाहिए। अर्थात वे हिंदी को सफल अनुवाद की भाषा के रूप में देखना चाहते थे। कहना न होगा कि सफल अनुवाद की भाषा किसी देश की सांस्कृतिक भाषा ही बन सकती है। आगे चलकर जिस गति से राजनीतिक क्षितिज पर राष्ट्रीय आंदोलन गहराता गया, उसी गति से राष्ट्रभाषा का संघर्ष तीव्र होता गया। हिंदी के ही नहीं, अन्य भाषी लेखक भी उसकी अभिव्यंजना को निखारने लगे। सन 1935 के उपरांत प्रगतिवाद के आंदोलन ने हिंदी के सांस्कृतिक विकास को एक नई दिशा प्रदान की। जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रगतिवाद एक विशिष्ट जीवन दर्शन है जो समाज के विकासशील तत्वों को विविध अंतर विरोधों से उत्पन्न मानता है। उसने एक और राजनीतिक धरातल पर उग्रवादी चिंतन धारा को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप राजनेताओं के समाज सुधार संबंधी उद्गार अब असहयोग तथा अधिकारपूर्ण मांग में बदलने लगे। दूसरी ओर उसने भाषा साहित्य के धरातल पर लेखकों का ध्यान भारत के विस्तीर्ण ग्रामीण अंचलों तथा उनकी समस्याओं की ओर आकर्षित किया। यहीं से उस जनपदीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ
जिसकी चर्चा राहुल सांकृत्यायन, बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल जैसे विद्वानों ने समय समय पर विस्तार पूर्वक की थी। हिंदी भाषा को इससे सर्वाधिक लाभ यह हुआ कि अब जनपदीय भाषाओं के संपर्क में आने पर उसकी अभिव्यक्ति के नए द्वार खुल गए। अभी तक वह उर्दू, फारसी, अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं से अथवा बंगाली, मराठी, गुजराती जैसी समकक्ष भारतीय भाषाओं से अपने सांस्कृतिक कलेवर को संवारती थी। अब उसने अपनी जनपदीय बोलियों बुंदेली, भोजपुरी, अवधी, कुमायूनी आदि से सांस्कृतिक तत्व ग्रहण करना प्रारंभ की, जिसके सुपरिणाम छायावादोत्तर काल में परिलक्षित होते हैं। प्रेमचंद, दिनकर, गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी की भाषा में यदि पहले प्रकार के तत्व प्रमुख हैं तो वृंदावन लाल वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन की भाषाओं में दूसरे प्रकार के तत्व अधिक दिखलाई देते हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों की चरम परिणति विदेशी शासन के पराभव से हुई। इसने एक राष्ट्रव्यापी जीवन दृष्टि का विकास किया, जिसके आधार पर संपूर्ण देश का पुनर्गठन किया गया। विगत 35 वर्षों में देश की भावनात्मक एकता के लिए हमारे नेताओं ने पर्याप्त ध्यान दिया है। इसके माध्यम के रूप में हिंदी को ही स्वीकार किया गया। स्मरण रखना चाहिए कि वर्तमान समय में हिंदी की सांस्कृतिक समृद्धि का दायित्व केवल हिंदी भाषा के लेखकों तक सीमित नहीं है। हिंदी उत्तर प्रदेश के एकाधिक लोगों ने इसमें उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी जहाँ बोली जाती है उसके बाहर के प्रदेशों के लोगों ने भी अब हिंदी में अच्छा लिखना प्रारंभ किया है। इसी के माध्यम से भारत की जटिल सांस्कृतिक समस्याओं पर विचार किया जा रहा है। अन्य भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं के हिंदी अनुवादों से भाषा की नई नई अर्थ छायाओं, सेट्स ऑफ मीनिंग का ज्ञान होता है। हिंदी की सांस्कृतिक समृद्धि के लिए यह एक शुभ लक्षण है। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि आधुनिक काल में सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी भाषा का क्रमिक विकास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शक्तियां वस्तुतः एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब साहित्यिक रचनाओं के आधार पर हिंदी भाषा के सांस्कृतिक विकास को सरलतापूर्वक समझा जा सकेगा। भारतेंदु मंडल के लेखकों पर प्रायः दोषपूर्ण भाषा लिखने का आक्षेप किया गया है। भारतेंदु की भाषा में अनगढ़ शब्दावली की, प्रताप नारायण मिश्र की भाषा में पूर्वीपन की, प्रेमघन की भाषा में पंडिताऊपन की और बाल मुकुंद गुप्ता की भाषा में उर्दूपन की बात कही गई है। यह बात हिंदी के मानस स्वरूप को आधार मानकर की जाती है और व्याकरण की दृष्टि से विचारणीय है, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से देखने पर यह उसकी भाषागत शिथिलता का नहीं बल्कि व्यंजना शक्ति का विरोध कराती है। इन लेखकों ने बोलचाल के मुहावरों तथा लोकोक्तियों का जो चमत्कारपूर्ण प्रयोग किया है, अरबी फारसी के साथ अंग्रेजी के शब्दों को स्वीकार किया, वह उनकी व्यापक दृष्टि का ही परिचायक है। भारतेंदु ने स्वयं बनारसी शैली पर लगभग 30 गजलियां और 100 से अधिक होलियां लिखी हैं, जिनमें या तो राधा रानी की चाकरी वर्णित है अथवा विशुद्ध श्रृंगार की व्यंजना हुई है। उर्दू काव्य से प्रेरणा लेकर उन्होंने एक सेहरा भी लिखा, जो कलापूर्ण होने के साथ साथ इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत करता है कि उनकी दृष्टि प्रारंभ से ही अन्य भाषाओं के लोक तत्वों को अपने साहित्य को पुष्ट करने की ओर चली गई थी। प्रताप नारायण मिश्र को लोक गीतों की धुनें विशेष आकर्षित करती थी। राधाचरण गोस्वामी ने स्वरचित एक लावनी में ब्रिटिश शासन की तीखी आलोचना करते हुए लोक प्रचलित भाषा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया था। प्रेमघन ने स्वयं 250 से ऊपर गजलियां लिखी हैं और कबीर के लोक छंद में भंग पीने, नशा करने के बुरे परिणामों का उल्लेख किया है। इन लेखकों ने मुकरियां, पहेलियों आदि लिखकर हिंदी भाषा को बोलचाल के निकट लाने का प्रयत्न किया, ताकि उसके बाद नवीन विचारों की अभिव्यक्ति हो सके। तत्कालिक मानक हिंदी और बोलचाल की हिंदी में कदाचित कोई अंतर नहीं था। द्विवेदी काल में सुधारात्मक प्रवृत्ति प्रमुख होने के कारण भाषा के परिमार्जन की ओर विशेष ध्यान दिया गया। परिणाम यह हुआ कि हिंदी एक परिनिष्ठित रूप में उभरने लगी, जो लोक भाषा के सहज प्रभाव से पर्याप्त दूर थी। तत्कालीन साहित्यिक निबंधों में हिंदी की वर्तमान व्यवस्था, अनुप्रास का अन्वेषण, हमारी शिक्षा किस भाषा में हो, हिंदी लिंग विचार, द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी जी,
जैसे विषयों की प्रधानता दिखाई देती है। कछुआ धर्म मोरिसमा ही कुठाऊ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जैसे ललित निबंध अपवाद स्वरूप लिखे गए हैं। काव्य के भीतर छायावादी कवियों ने खड़ी बोली को सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन बनाने के लिए बड़ा श्रम किया, जिससे अमूर्त का मूर्तिकरण तो संभव हुआ, किंतु हिंदी लाक्षणिक प्रयोगों में उलझ कर रह गई। इसके साहित्यिक परिष्कार के कारण सांस्कृतिक विकास की धारा अवरुद्ध जैसी होने लगी। कहानी, उपन्यास और निबंध के क्षेत्रों में मुंशी प्रेमचंद ने इस अवरोध को दूर करने के लिए हिंदी को हिंदुस्तानी बनाया। वे कुछ दूर तक इस उद्देश्य में सफल हुए, किंतु प्रेमचंद की भाषा लोक प्रचलित होने पर भी भारतीय संस्कृति के सभी आयामों को स्पर्श नहीं कर सकी, और यही उसकी सीमा थी। ग्रामीण अंचलों से दूर वनवासी अंचलों तक उसकी पहुंच नहीं थी। सांस्कृतिक दृष्टि से इस अभाव की पूर्ति सन 1935 के बाद संभव हुई, जिसका कारण ऊपर मैंने अभी बताया आप लोगों को। प्रगतिवादी साहित्य सर्जना के साथ हिंदी लेखक भारतीय ग्रामों के सुंदरवर्ती अंचलों से अन्य शाब्दिक शब्द लेकर हिंदी को समृद्ध करने लगे, जिसके प्रचुर उदाहरण छायावादोत्तर हिंदी कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी और गद्य की नवीन विधाओं में मिलते हैं। परंपरा तथा आधुनिकता के आधार पर इन सभी साहित्यिक रचनाओं को दो वर्गों में रखा जाता है। पहली, नगर बोध की रचनाएं, दूसरी ग्रामीण आंचलिक परिवेश की रचनाएं। नगर बोध की रचनाएं मनुष्य के जिस तनाव, संत्रास, घुटन, आक्रोश, कुंठा, आत्मरति, यौन विकृति आदि को मुखरित करती है, वे मानव संस्कृति का अंग होने पर भी व्यक्ति के अलगाव की रचनाएं हैं। ये सामाजिक मानवता के लिए अधिक उपादेय सामग्री प्रदान करती है। इसके विपरीत ग्रामीण आंचलिक परिवेश की रचनाएं हैं, वे सामाजिक मानवता के लिए अधिक उपादेय सामग्री प्रदान करती हैं। ग्रामीण आंचलिक परिवेश की रचनाएं समाजनिष्ठ होने के कारण किसी भाषा के सांस्कृतिक विकास को स्पष्ट करने में अधिक सहायक है। अतः यही रचनाएं प्रस्तुत संदर्भ में विचारणीय हैं। यहाँ हिंदी के आंचलिक उपन्यासों, यात्रा विवरणों, ललित निबंधों तथा अन्य भारतीय भाषाओं से अनुदित साहित्य के आधार पर अपनी बात स्पष्ट की जा सकती है। हिंदी के आंचलिक उपन्यासकारों में नागार्जुन जी, फणीश्वर नाथ रेणु, उदय शंकर भट्ट, देवेंद्र सत्यार्थी, रांगेय राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, बलभद्र ठाकुर, शिव प्रसाद सिंह, शैलेश मटियानी, राजेंद्र अवस्थी आदि की रचनाएं विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने अल्पज्ञात और अज्ञात क्षेत्रों की जीवन प्रणालियों से हिंदी जगत को परिचित कराया। नागार्जुन ने बलचनमा, बाबा वटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन उपन्यासों द्वारा बिहार के मिथिला, दरभंगा अंचलों के रहन सहन, वेशभूषा, लोक विश्वास, त्योहार, पर्व, नृत्य, गीत, संगीत, रीति रिवाज, राजनीतिक, आर्थिक चेतना आदि का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए स्थानीय जातियों का जीवन मूर्तिमान किया। फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल, परती परिकथा उपन्यास लिखकर बिहार के पूर्णिया जिले को साकार किया। मैला आंचल की भाषागत विशेषता यह है कि उसमें स्थानीय नृत्यों एवं गीतों को हिंदी शब्दों द्वारा बांधने की चेष्टा की गई। बोलचाल के लंबे लंबे उद्धरण आंचलिक परिवेश को उभारने के लिए रखे गए हैं। उच्चारण के अनुसार एक ही शब्द की भिन्न भिन्न वर्तनी मिलती है, जो देशगत संस्कारों को रूपायित करती है। भाषा की यही विशेषता परती परिकथा की है। उच्चारण के अनुसार एक ही शब्द की भिन्न भिन्न वर्तनी। दिल बहादुर अपनी सुनहली दंत पंक्तियों की आभा बिखराकर हंसा पर्वतिया बाला में बोला, पानी माँ म्यागुते हेरेरे काऊ राऊ छमीत, मत छक पाने अचरज से घुड़कती हुई आंखें दिल बहादुर की। पानी में मेंढकों को देखकर मित्र उत्तेजित होकर चैन खुलवाने के लिए काऊ काऊ चिल्लाता है। दिल बहादुर अचरज में, बेचारा मीत, पहली बार गांव की वर्षा देख रहा हूँ। पोखरे में नहाते समय जब तैरता है मीत, ठीक सुलहले बतख जैसा। आप देखिए रेणु जी की इन लाइनों में कैसे उन्होंने आंचलिक शब्दों को हिंदी के साथ जोड़कर हिंदी को सांस्कृतिक एवं भाषाई रूप से समृद्ध करने का प्रयास किया। भैरव प्रसाद गुप्त ने सती मैया का चौरा और गंगा मैया लिखकर उत्तर प्रदेश के गांव की बदलती हुई सामाजिक स्थिति का चित्रण किया। इसमें बोलचाल की भाषा अवसर के अनुकूल बदलती है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्द घुल मिल जाते हैं। गंगा मैया उस ग्राम चेतना को उभारती है जो धीरे धीरे चारों ओर फैल रही वार्तालाप करते समय सहज अंग्रेजी शब्द में प्रयुक्त हो जाती है।
संस्कृति का परिवेशगत चित्रण करते हुए भी उन उपन्यासों की भाषा रेणु के प्रयोगों की भांति आंचलिक नहीं है। समग्र वातावरण का अंकन प्रमुख होने के कारण इनकी भाषा ग्रामीण जीवन को नागर जीवन से जोड़ती हुई प्रतीत होती है। प्रकारांतर से यह प्रेमचंद की भाषा का विकास माना जा सकता है। शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास अलग अलग वैतरणी भोजपुरी अंचल की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। हिंदी में भोजपुरी को पुट तथा स्थानीय मुहावरों कहावतों का अत्यधिक प्रयोग इसकी विशेषता है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अंचल कुमायूं की पृष्ठभूमि पर शैलेश मटियानी ने चिट्ठी रसैन, हौलदार, चैथी मुट्ठी जैसे सांस्कृतिक उपन्यास लिखकर अपनी पहचान बनाई। एक उपन्यास उगते सूरज की किरण में लोक गाथा के मूल शिल्प को कथाकृति में उतारना एक अभिनव प्रयोग है, जिसमें ग्रामीण अंचलों की सांस्कृतिक रुचि का ज्ञान होता है। इस भाषा शिल्प का एक उदाहरण द्रष्टव्य है, आप लोग सुनिए। एहो सुजनो सुमंगला जो धरणी होती है उसके क्या लक्षण होते हैं? पूर्व दिशा खुलती है कि सुमंगला है कि सुमंगला धरणी की पलकें उभरती हैं। बालकों के मुंह पितरों के पांवों की जोड़ी को फेरती है कि अन्नपूर्णा बहू सी आशीष देती है, 100 आशीष लेती है। जाई चमेली की कलियां हाथों में लेती है, हाथ हथेलियों को संगम देती है। परमेश्वर हो दाहिने हो जाना, मेरी गोदी के छोनों को इनके अधीन मेरे आंचल लगे कि इनकी कुंडली में मेरे सुदिन जोड़ देना। देवेंद्र सत्यार्थी और बलभद्र ठाकुर ने उत्तर पूर्वी सीमांत को अपने चित्रण का विषय बनाया, जिससे हिंदी का साक्षात्कार हिंदी इतर प्रदेशों में हुआ। देवेंद्र सत्यार्थी ने ब्रह्मगुप्त में असम प्रदेश के लोक जीवन का चित्रण किया तथा वहां के निवासियों की धार्मिक एवं सामाजिक विषमताओं को उभारा। रथ के पहिए, दूध झाग उपन्यास लिखकर उन्होंने लोक संस्कृति द्वारा अन्य पक्षों पर बल लिया। बलभद्र ठाकुर ने मुक्तावली उपन्यास द्वारा मणिपुर के लोक विश्वासों, त्योहारों, वस्त्राभूषण संबंधी शब्दावलियों से परिचित कराया। आदित्यनाथ ने कुल्लू वासियों का वर्णन करते हुए तथा नेपाल की वो बेटी में सीमावर्ती दूसरे राज्य की समस्याओं को लेकर उनकी शब्द छटा लाने का प्रयत्न किया। इससे हिंदी के शब्द भंडार की वृद्धि हुई। शब्द भंडार से भाषा की संग्रह शक्ति लक्षित होती है। उदय शंकर भट्ट ने सागर, लहरें और मनुष्य लिखकर बंबई के तटवर्ती मछली मारों का सजीव वर्णन किया है। वहां प्रचलित मराठी, गुजराती मिश्रित हिंदी का प्रभावशाली प्रयोग भी किया है। इस उपन्यास में मछुओं के वार्तालाप से जास्ती, बरोबर, चांगला, नक्की जैसे मराठी शब्द हिंदी में चले आए। भौगोलिक अंचलों की लीक से हटकर रांगे राघव ने कब तक पुकारों उपन्यास में नट जाति के आचार विचारों का चित्रण किया। उन्होंने इसकी भूमिका में लिखा है, असली भारत गांवों में जो अब भी मध्यकालीन विश्वासों से ग्रस्त है, वे विश्वास मध्यकालीन आर्थिक व्यवस्था से नियंत्रित हैं। मैंने उनको प्रकट करने का यत्न किया है। हो सकता है कि कुछ विशेषताएं राजस्थान की हो। इससे स्पष्ट है कि लेखक का उद्देश्य अन्य उपन्यासकारों की भांति मात्र आंचलिकता को उभारना नहीं था। इस प्रकार सामान्य शब्दों की अपेक्षा नटों के आचार विचार संबंधी शब्दों को प्रमुखता दी गई। राजेंद्र अवस्थी के 2 उपन्यास सूरज किरण की छांव और जंगल के फूल बस्तर जिले की जनजातीय पृष्ठभूमि पर लिखे जाने के कारण उल्लेखनीय हैं। इनमें गोंड जाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को उभारकर आदि जातियों की भूमि जंगल संबंधी नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। गोंडों के जीवन को केंद्र घोटुला है, जिसका चित्रण जंगल के फूल की विशेषता है। भाषा पूर्णतः आंचलिक रंग में रंगी है। ऐसी भाषा हिंदी के सांस्कृतिक परिवेश को सचमुच उजागर करती है। एक वर्णन द्रष्टव्य है, जिसमें पोरंद, झोरिया, पेड़गा, गीकी जैसे नए शब्द प्रयुक्त किए गए। गढ़ बंगाल का घोटुला नारायणपुर से 3 मील दूर दक्षिण में नाले के पार गांव से लगा, पर गांव के बाहर दिन भर सोता रहता है। चिड़िया भी नजर नहीं आती। पोरद पश्चिम की पहाड़ी में आंख मूंदता है, उसके भाग जाग जाते हैं, नींद टूट जाती है। झोरिया आता है, उसके साथ 2-3 साथी, सब खरहरा उठाते हैं। घोटुला का कोना कोना साफ कर जाते हैं, उसे जगा जाते हैं। वह आंख खोले किसी की प्रतीक्षा करता है। जब चांद कुछ ऊपर आ जाता है, गांव के कुत्ते रह रहकर भूंकने लगते हैं, तो गांव की हर गईल घोटुल को जाती है। गांव का हर पेड़गा और हर पेड़गी बगल में गीकी दबाकर घोटुक पहुंचता है। जहां तक यात्रा विवरणों का संबंध है, ये एक और
तो दूर देशों रीति रिवाजों को परिचित कराते हैं, दूसरे हिंदी की भाषा शैली को निखारते हैं। इन्होंने नई नई शब्दावलियां दी हैं। राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ शास्त्र लिखकर इस विषय का जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार की रचनाओं में पैरा में पंख बांध कर रामवृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर श्री रामवृक्ष बेनीपुरी, ठेले पर हिमालय श्री धर्मवीर भारती, अरे खायावर रहेगा याद श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, हरी घाटी रघुवंश जी, आखिरी चट्टान मोहन राकेश जी, सुबह के रंग अमृत राय जी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इन विवरणों के माध्यम से भिन्न भिन्न स्थानों के रहन सहन, भूगोल, संस्कृति संबंधी शब्दावली का अनायास समावेश हो जाता है। ललित निबंधों की भाषा दृष्टि में पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, शांतिप्रिय द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र जी आदि का योगदान महत्वपूर्ण है। फिर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन सब में अग्रगण्य हैं। वे साधारण विषय से लेकर गंभीर विषय तक समान अधिकार से लिख लेते थे। विषय चाहे जैसा हो, वे उसे भारतीय संस्कृति के उदात्त पक्ष से जोड़ देते थे। भारतीय संस्कृति की देन मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य, हम क्या करें, राष्ट्रीय संकट और हमारा दायित्व शीर्षक उनके निबंध आज तक भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हैं। जहां तक भाषा का प्रश्न है, द्विवेदी जी सदा सहज भाषा लिखने का समर्थन करते थे। वे मानते थे कि जब मनुष्य तपस्या, त्याग और आत्म बलिदान से सहज हो जाता है, तभी सहज भाषा का प्रयोग कर सकता है। देखा जाए तो इस प्रकार वे उन्हीं की भाषा सांस्कृतिक हिंदी का सर्वोत्तम उदाहरण उपस्थित करती है। गोवेरनाथ राय, विवेकी राय जी आदि ने उनकी परंपरा को अग्रसर किया। विगत वर्षों में भारतीय साहित्य की उत्कृष्ट रचनाओं के अनुवादों से हिंदी भाषा का सांस्कृतिक रूप और पुष्ट हुआ है, जैसे गणदेवता ताराशंकर बंदोपाध्याय, अमृत संतान गोपानाथ महत्ती, मुखजी शिवराम कारंत, चित्रप्रिया अखिलन, मृत्युंजय वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य तथा एक प्रांतर की S.K. पोटे कट्टा जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिए जा सकते हैं, जिन्होंने बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम और केरल के आंतरिक जनजीवन से हिंदी भाषियों को परिचित कराया है। गणदेवता की कथा वस्तु बंगाल के जिस ग्रामीण परिवेश से जुड़ी है, उसकी गंध समूचे भारत की धरती तक व्याप्त है। इसे भारतीय नव जागरण का महाकाव्य ठीक तरीके से कहा गया है। अनुवादक हंस कुमार तिवारी ने बंगाल के देहाती मुहावरों को यथार्थ हिंदी पर्याय दिए, क्योंकि वे उस जीवन से संपुक्त थे। इसी प्रकार अमृत संतान लोक जीवन पर आधारित उड़िया भाषा का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। मृत्युंजय सन 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में असम की भूमिका पर लिखित बहुचर्चित रचना है। उसके सामाजिक परिवेश से हिंदी की कलात्मक अभिव्यक्ति मिली है। कथा एक प्रांतर की, यद्यपि केरल प्रदेश के एक छोर पर बसने वाले व्यक्तियों के समाज और जीवन की कहानी है, किंतु वह विगत 50 वर्षों से बदलते हुए परिवेश की झांकी प्रस्तुत करती है। ऐसी कृतियों के अनुवादों से हिंदी भाषा की समाहार शक्ति बढ़ी है। हिंदी की सांस्कृतिक विशेषताओं को निखारने में हिंदी तर्क लेखकों की हिंदी रचनाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसकी चर्चा न होने पर यह पर्यवेक्षण अधूरा रह जाएगा। मौलिक साहित्य सर्जना की दृष्टि से पंजाबी, मराठी, गुजराती, तेलुगु और तमिल भाषी साहित्यकारों में हिंदी से आगे रहे हैं। कुछ दशकों में बंगला, उड़िया, असमिया, कन्नड़ और मलयालम के कवि, नाटककार, कथाकार, निबंधकार भी इधर अग्रसर हुए। मराठी के अनंत गोपाल सेवड़े उपन्यास लेखन में अग्रणी थे। उनकी ज्वालामुखी, भग्न मंदिर, मृगजल, अमृत कुंभ आदि कृतियां कई बार पुरस्कृत हुई। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने में भी उनका प्रमुख योगदान रहा। पंजाबी के सुदर्शन, यशपाल, देवेंद्र सत्यार्थी, अश्क, भीष्म साहनी, कृष्णा शोभती हिंदी लेखन के कारण विशेष समादूत हुए। तेलुगु भाषी लेखकों में अरिकपुड़ी तथा बालसौरी रेड्डी ने एकाधिक उपन्यास कहानियां लिखी। जी सुंदर रेड्डी, भीमसेन निर्मल, संगमेशम ने सुंदर निबंध लिखे हैं। तमिल के शंकर राज नायडू, S.N. गणेशन, नवी राजगोपालन, सरस्वती रामनाथन ने हिंदी मौलिक लेखन में ख्याति प्राप्त की। असमिया के चित्र महंत, मलयालम के चंद्रशेखर नायर, कन्नड़ के नागप्पा, गुजराती के नित्यानंद पटेल आदि ऐसे अनेक लेखक हैं जिनके लेखों से हिंदी के विकासोन्मुख स्थिति का परिचय हमें मिलता है। इन लेखकों ने अपने अपने क्षेत्रीय परिवेश को विशेष रूप से उभारने का प्रयत्न किया है, जिस कारण हिंदी में अब कुछ नए मुहावरे, नए शब्द, नई रचना धर्मिता हमें देखने को मिलती है।
अब देखना यह है कि विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों को लेकर विकसित यह हिंदी भाषिक संरचना की दृष्टि से कहाँ तक प्रभावित है। यहाँ पर हिंदी अर्थात खड़ी बोली हिंदी के मानक स्वरूप को सामने रखकर उसके साथ हिंदी के इन सांस्कृतिक विषयों की तुलना करनी होगी। यह तुलना शब्द भंडार के धरातल पर ध्वन्यात्मक धरातल पर की जा सकती है, पर आज इसके विस्तार की आवश्यकता नहीं। फिर भी इतना संकेत कर देना चाहिए कि भारतीय भाषाओं के विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों ने हिंदी के शब्द भंडार को जितना प्रभावित किया है उतना उसके वाक्य विन्यास को प्रभावित नहीं किया। हिंदी ने लोक भाषाओं की विशिष्ट शब्दावली, आंचलिक गीति कथा शिल्प, मुहावरों, कहावतों आदि को पर्याप्त ग्रहण किया, किंतु उनकी लयात्मक पदावली और मूल प्रयोगों को अपेक्षाकृत कम ग्रहण किया। इसका तात्पर्य यह है कि हिंदी अपने मानक रूप में विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों को स्वीकार करते समय बोलचाल की भाषा के निकट आती जा रही है, किंतु अब वह बोली मात्र नहीं रह गई। भारतेंदुकालीन हिंदी से भिन्न एक दूसरे स्तर पर, श्रेष्ठ साहित्य के सृजनात्मक स्तर पर वह बोलचाल के समीप पहुंच रही है। बोलचाल की भाषा है हमारे भारत की बन चुकी है। वह अन्य बोलियों के देशगत प्रभाव के रचनात्मक तत्व को लेकर समन्वित होकर आज पुष्ट रूप से खड़ी है। राष्ट्रीय धरातल पर हिंदी की संग्राहिका शक्ति बढ़ने से उसका सांस्कृतिक पक्ष अधिक परिपुष्ट होता है। उसके विकास की अभी अपार संभावनाएं हैं जिसके प्रति लेखक निरंतर सचेष्ट हैं। सांस्कृतिक भाषा ही किसी देश की संपर्क भाषा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, और वर्तमान संदर्भ में हिंदी में इसके पर्याप्त गुण हैं। निश्चय ही हिंदी भाषा की यह समाहारा शक्ति हमारे देश की भावनात्मक एकता को और सुदृढ़ करने में सहायक होगी।